जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 25, 26, 27 अप्रैल को लगा हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर के आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं बेसिक लेवल से। इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, कोशिश करिएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने न पाए और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना। क्वेश्चन को आपको रिवीजन के तौर पर लेते हुए चलना है। मैं हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन आपके माइंड में सेव करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप लोग बने रहिएगा सेशन के एंड तक। देखिए 20 से 15 या 20 मिनट में इस क्लास को हम लोग और करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो भी स्टूडेंट न्यू विजिट कर रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फटाफट राइट आंसर करिए। क्वेश्चन देखिए, डिक्टो राइट आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम कौन सा था। यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नगर निगम कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। किस शहर में बनाया गया, तो याद कर लेना, ये कानपुर में बनाया गया था। कानपुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम कानपुर में स्थापित हुआ था। कानपुर अंग्रेजों के समय एक बड़ा औद्योगिक शहर रहा, इसीलिए यहाँ शहरी प्रशासन की जरूरत पहले पड़ गई। जब पहले पड़ गई तो यही क्या हो गया, ये पहला नगर निगम बन चुका है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला साइबर पुलिस थाना कौन सा है। तो साइबर पुलिस थाने की अगर बात की जाए भारत के पहले नंबर 1 की, तो यहां पर आपको बेंगलुरु को याद कर लेना। बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया था। यहां पर डिटेल में देख सकते हैं कि भारत का पहला साइबर पुलिस थाना बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। इसे अगस्त सन 2001 में शुरू किया गया था, ताकि साइबर अपराधों का तेजी से पता लगाया जा सके और जांच हो सके। आजकल तो देख ही सकते हो ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड कितना चल रहा है। तो ये आपका सबसे पहले जब पूछा जाए तो आपको बेंगलुरु याद कर लेना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है माइंड में। बात किया जाए भारत में पहला साइबर पुलिस थाना किस वर्ष स्थापित किया गया था, बताने की जरूरत नहीं, अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने गाँव हैं, यानी उत्तर प्रदेश में गाँवों की संख्या पूछी जा रही है। तो आपको याद कर लेना, ये टोटल 97,941 उत्तर प्रदेश में टोटल गांव की संख्या है, और उसी में हम आप लोग सब काउंट हो चुके हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 97,941 गांव हैं, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले गांवों की संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित पद कौन सा है, याद कर लेना, ये महापौर होता है। महापौर ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। नगर निगम का मुख्य निर्वाचित पद महापौर होता है। जनता सीधे महापौर का चुनाव करती है। नगर आयुक्त नियुक्त अधिकारी होता है, निर्वाचित नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी महापौर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो अगर लगभग की बात की जाए क्षेत्रफल की, ये आपका 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो अप्रोक्सीमेट आपको मान के चलना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, नाम बताइए। तो सबसे लंबी सीमा की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट हमें बताइए। आई होप आपने मध्य प्रदेश को लॉक किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। यूपी और एमपी के बीच कई जिले सीमांत होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा दूरी यह सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार मैंने पूछा है, बताने का कोई मतलब नहीं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, नाम बताइए। तो ये निर्माण भैया किसने करवाया था, आपने राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1199 ईस्वी में करवाया था, यानी शुरू करवाया था। बाद में उनके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी
कुतुबुद्दीन ऐबक आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, 2 शब्द आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। सेशन को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, जरूर कर देना। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। हार्ड लेवल की तैयारी आपकी सिधौली टीवी क्लासेस पर करवाई जाती है, वहां पर रियल पेपर सोल्यूशन सॉल्व करवाते हैं हम, जैसे हूबहू आपके एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप अपना बेसिक मजबूत करिए, वहां से जाकर के रियल पेपर सोल्यूशन को सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन को देखिए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी, नाम बताना है। तो ये किसकी पत्नी थी, तो आपको याद कर लेना, वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनता है। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लखनऊ में नेतृत्व किया था और वीरता से संघर्ष किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाजिद अली शाह आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। आई होप आपको राइट आंसर पता भी चल गया होगा। चंबल नदी किस नदी में मिलती है, नाम बताना। तो चंबल नदी ये यमुना में जाकर के मिलती है। यमुना में कहाँ पर मिलती है, तो ये आप लोग यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं कि चंबल नदी यमुना नदी की क्या है, एक प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान व उत्तर प्रदेश से होती हुई इटावा यानी उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिल जाती है। तो याद कर लेना, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। बाजार नियंत्रण नीति की सुल्तान ने लागू की, तो याद कर लेना ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इसका उद्देश्य था महंगाई पर नियंत्रण करना, सैनिकों को कम वेतन में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, व्यापारियों द्वारा जमाखोरी रोकना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश के किस भाग में है, बताइए। तो गंगा यमुना दोआब ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, गंगा यमुना दोआब गंगा और यमुना नदियों के बीच का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर आदि जिले इसी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। तरह तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, नाम बताइए। तो तुगलक वंश का संस्थापक भैया कौन है, आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। उन्होंने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाली, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में है, नाम बताइए। तो ये कहाँ पर है, ये पश्चिम में है, पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं, रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें मुख्यतः बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले शामिल माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप लोग इस सेशन को कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट प्लीज जरूर मेंशन करिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, नाम बताना है। तो आप सभी को पता है बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश के क्या है, संस्थापक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। उसने 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना की। स्थापना की डेट पूछी जाए तो आपको 1451 लॉक कर देना है। यही फायदा है आपके डिटेल क्वेश्चन जानने का। देखिए, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, नाम बताना है। तो हर्ष चरित्र के लेखक सभी को पता है बाणभट्ट। बाणभट्ट ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, हर्ष चरित्र संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन है, बाणभट्ट थे। यह ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और शासन का वर्णन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है, नाम बताइए। तो ये मध्य यूपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, इसका प्रशासनिक व सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ रहा, जो मध्य यूपी माना जाता है, इसलिए मध्य यूपी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। मेघदूत की रचना किसने की, नाम बताना है। तो मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपको स्टार लगा करके रट लेना है। मेघदूत एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। काव्य एक यक्ष और मेघ यानी बादल
बादल के माध्यम से भाव को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कालिदास आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग को कहते हैं, तो नाम बताइए। तो पूर्वांचल क्षेत्र हम लोग पूर्वी को बोलते हैं, पूर्वी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। जो पूर्वी भाग होता है यानी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जो राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें सामान्यतः वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, देवरिया आदि जिले शामिल माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूर्वी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है डिक्टो। नेक्स्ट, शारदा नदी किस देश से होकर आती है आपको बताना है, तो ये नेपाल से होकर आती है। नेपाल ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। आपने राइट आंसर किया होगा कि शारदा नदी का उद्गम नेपाल में होता है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और आगे चलकर घाघरा नदी में मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नेपाल आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है, तो ये नलकूप है। नलकूप ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। डिटेल में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, नलकूप यानी कि ट्यूबवेल है। राज्य में भूजल की उपलब्धता अधिक है, अधिकांश किसान निजी एवं सरकारी नलकूपों से सिंचाई करते हैं। नहरें और वर्षा सहायक साधन है, लेकिन मुख्य आधार नलकूप ही है, इसलिए नलकूप को आप लोग राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को ही राइट आंसर करना। आगरा नहर किस नदी पर बनी हुई है बताना है, तो ये यमुना पर बनी हुई है। यमुना ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर बन जाता है। आगरा नहर का निर्माण यमुना नदी पर किया गया है। यह नहर मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयोगी है। इसका उद्गम ओखला बैराज यानी दिल्ली के पास से माना जाता है, इसलिए यमुना आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको शेरशाह सूरी बताना। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। दिल्ली ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। उन्होंने इसे सड़क ए आजम के नाम से विकसित किया। यह सड़क बंगाल से पेशावर तक जाती है। इसके किनारे सराय, कुएं और कोस मीनारें बनाई गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो आपको लखनऊ बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा। और सेकंड नंबर पर आपका कानपुर आता है। जनसंख्या में पूछा जाए तो प्रयागराज और गाजियाबाद आपको बताना है कैसा है, तो आपने राइट आंसर लखनऊ को लॉक किया, पढ़ने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भैया उत्तर प्रदेश में कृषि है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य देश के खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन प्रमुख फसलें यहाँ की हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है कृषि। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जजिया कर किसने पुनः लगाया, नाम बताना है आपको, तो औरंगजेब के द्वारा ये पुनः लगाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। मुगल सम्राट अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। बाद में औरंगजेब ने अपने शासन में इसे पुनः लागू किया। जजिया कर गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला कर था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में हॉकी की परंपरा काफी पुरानी और समृद्ध रही है, इसलिए राजकीय खेल इसको घोषित किया गया था, राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों संगम वंश के स्थापक माने जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये जो राजधानी थी ये थी हम्पी। हम्पी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था और अपने भव्य मंदिरों व स्थापत्य के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा, यानी कि प्रसिद्ध रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम्पी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा आम जो है ये उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय फल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है।
प्रदेश भारत में आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी किस्मों के लिए यहाँ पर फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। किन किन स्टूडेंट के आम के बाग हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि हाँ सर हमारे यहाँ आम की खेती होती है, आम की बागें पाई जाती हैं। आम उत्पादन में यूपी का भारत में स्थान कैसा, तो ये भैया नंबर 1 पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा जैसी प्रसिद्ध किस्में उगाई जाती हैं। मलिहाबाद यानी लखनऊ क्षेत्र आम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक शहरीकरण किस जिले में है, नाम बताना है। तो सबसे अधिक शहरीकरण जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है गाजियाबाद में। गाजियाबाद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग फिर भी डिटेल से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शहरीकरण का प्रतिशत सबसे अधिक गाजियाबाद जिले में पाया जाता है। यह जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है और जनसंख्या घनत्व अधिक है, नगरों की संख्या ज्यादा है, शहरी आबादी का अनुपात भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये क्लास पसंद नहीं आ रही है, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, वो लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन लोगों को पसंद नहीं आ रही है उनको क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम सहित यहाँ पर मेंशन करें, अपना राय दें कि क्या दिक्कत है, क्या ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, नाम बताइए। तो अशोक जो थे ये मौर्य साम्राज्य के सबसे क्या थे, महान शासक थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म और अहिंसा की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं विदेशों तक किया, शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से शासन चलाया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने सर्वाधिक विस्तार पर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अशोक याद कर लेना बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में मानसून किस दिशा से आता है, नाम बताइए। तो दिशा का नाम आप सभी से पूछा जा रहा, तो ये दक्षिण पश्चिम से आता है। क्यों आता है, तो आपको पता है क्या, ये आपको पता है क्या कि ये क्यों आता है। तो देखिए यहाँ आता है, यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलकर आता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत यही मानसून है। जून से सितंबर के बीच अधिकतर वर्षा इसी से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी दक्षिण पश्चिम आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु किस महीने से शुरू होती है। शीत ऋतु भैया उत्तर प्रदेश में किस महीने से शुरू होती है, तो ये आपको नवंबर से लॉक कर देना है। नवंबर से स्टार्ट होती है, चरम सीमा की जाती है दिसंबर और जनवरी में। देखिए उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत सामान्यतः नवंबर से मानी जाती है। दिसंबर जनवरी में ठंड अपने चरम पर होती है। फरवरी में शीत ऋतु समाप्त होकर वसंत का आगमन हो जाता है, जो कि आपका बसंत ऋतु आने वाली है, यानी कि बसंत पंचमी तो हो चुकी है। तो आप लोग समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख हवा कौन सी है, तो आप सभी को पता है लू। लू बहुत ही खतरनाक हवा है, आप सभी को पता होगा कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में लू चलती है। लू एक अत्यंत गर्म व शुष्क हवा होती है, यह प्रायः मई जून के महीनों में चलती है। इसका तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लू आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये आपको बताना है। 1556 ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध सन 1556 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अकबर यानी मुगल साम्राज्य और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खां सेनापति थे और इस विजय के बाद भारत में मुगल शासन मजबूत हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1556 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, बताइए। तो ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर रासलीला होती है। रासलीला ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है। रासलीला ब्रज क्षेत्र का प्रमुख एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं से है। नृत्य विशेष रूप से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय तीनों का समन्वय होता है, इसलिए रासलीला आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बोध गया को लॉक कर देना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। यहाँ देख सकते हैं गौतम बुद्ध को बोध गया यानी बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, नाम बताना है। तो ये है लखनऊ में, लखनऊ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ग्रामोद्योग और खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, पारंपरिक उद्योगों का सर्वेक्षण करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी लखनऊ आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, डेट पूछी जा रही है। तो ये हुआ था 1930 में, यानी कि 1930 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। देख सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। इसमें ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए, तो ये आपको बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी जो 1931 में प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया था, जो लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार से बातचीत करना था। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस और भारतीय संवैधानिक सुधार के मुद्दे उठाए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योगशाला ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कानपुर में स्थित है। कानपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निर्देशालय का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट और पारंपरिक वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना। कानपुर राज्य का प्रमुख वस्त्र और हथकरघा केंद्र भी माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा मुख्यालय कहाँ है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अपना लखनऊ में स्थित है। जो भी स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग लाइक करके हमारी मेहनत को अदा करिए। इस सेशन को बताइए क्लास आपको पसंद आ रही या नहीं। राइट आंसर आपने लखनऊ को किया है, बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा फायर सर्विस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह सेवा राज्य के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। लखनऊ से इसका संचालन पूरे राज्य में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की जब भी बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी की बात की जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंतिम रूप से देने तक की अध्यक्षता की। बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉक कर देना है। ये मसौदा समिति के क्या थे, अध्यक्ष रहे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण और मसौदे से महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अध्यक्षता में संविधान तैयार होकर 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अम्बेडकर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, डेट पूछी जा रही है, तो ये कब लागू हुआ था, ये 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को पूरी तरह लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य यानी कि रिपब्लिक बना। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में भारत सरकार ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आई होप आप लोग 26 नवंबर को लॉक कर रहे होंगे, बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को संविधान का स्वीकृत प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 नवंबर सन 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। तो जरा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन डेली आपको होमवर्क के लिए मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार मैंने
करवाया भी है। पुराने स्टूडेंट जो भी हमारे सेशन को वॉच कर रहे होंगे उनको पता होगा और वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी। जो भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा वो लोग कमेंट करेंगे, उनको राइट आंसर वहां पर कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। देखिए स्थायी बंदोबस्त विलियम बेटिक के अधीन 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि कर लैंड रेन्यू का स्थायी निर्धारण करना था। कर देने की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें भूमि के स्थायी मालिक बना दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, डेट पूछी जा रही है सन की, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना ये 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका यानी अब बांग्लादेश में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीति और सामाजिक हितों की रक्षा करना था। यह बाद में संगठन भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसलिए 1906 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष पूछा जा रहा तो 1909 आपको याद कर लेना, सन 1909 में ये लागू हुआ था। डिटेल में देख सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार को 1909 में लागू किया गया। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इस सुधार के तहत भारतीयों को विज्ञापन परिषदों में प्रतिनिधित्व मिला। संयुक्त राष्ट्र में प्रारंभिक चुनावी प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचित प्रतिनिधित्व लागू हुआ। ऑप्शन नंबर भी 1909 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। एक्ट कब लागू हुआ, तो ये सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। इसका उद्देश्य था कानून के तहत राजनीतिक अपराधों में कठोर कदम उठाना। इसके तहत किसी को बिना मुकदमे के गिरफ्तार और जेल में रखा जा सकता था। इस एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन और जेवनाइरर अहमदाबाद क्षेत्र में हिंसक विरोध हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1919 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, डेट और आपको सन बताना है। तो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। जनरल डायल ने निर्दोष भारतीय नागरिकों पर गोलीबारी करवा दी थी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक काला दिन भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सन 1919 आपको याद करते हुए चलना है। इसके सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। कह रहा भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देशों का नाम बताना है और संख्या बतानी है। आप सभी को आंसर करना जरूर है और इस क्लास के लिए फीडबैक दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, सभी क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो उसको आप टेलीग्राम पर जा करके हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से। वहां पर आपको सर्च करना सिधौली टीबी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पर क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है, जा करके पीडीएफ से आप लोग तैयारी करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बस प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते जानी है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते जाना है, आपको और कुछ नहीं देखना है, बस आपका सिलेक्शन पक्का होना है। ठीक, कोशिश करिए इन सभी क्वेश्चंस को तैयार यानी कि याद करने की। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।